हैदर और उनके बेटे टीपू में जो अंतर है वो यही है कि दोनों क्रूरी तो थे ही, पर टीपू उनसे ज्यादा क्रूर इसलिए था क्योंकि वो धर्म के आधार पे लोगों पे ज्यादा क्रूरता करता था। फरमान निकाला कि जो भी मुझे हैदर नायक के नाम से मेरा उपहास करे उसकी जबान खींच ले जानी चाहिए। तो एक बेचारा कोई प्यून या कोई है, पता नहीं था कि ऐसा एक फरमान आ गया है, उसने अनजाने में उसको हैदर नायक बुला लिया तो जबान चली गई उसकी। बहुत चुटकुले करने का शौकीन भी था, लेकिन बहुत गुस्सैल भी था। इनफैक्ट एक गाली भी लिखी है आपने। वो बहुत प्यार आता था तो भी देता था, बहुत गुस्सा आता था तो भी वो गाली देता था। पूरे मैसूर राज्य में 4000 से ज्यादा उसके मिस्ट्रेसेस थी। इसके बावजूद वो अपनी पत्नी से बहुत भयभीत था। जो उसकी पत्नी थी वो काफी स्ट्रॉन्ग, टीपू की माँ फखरुन्निसा, जिससे टीपू भी डरता था। सब डरते थे। हैदर अली को जब मैं पढ़ रहा था उसमें ये भी मुझे दिखाई देता है कि एक साधारण बाप की तरह वो टीपू से असंतुष्ट ही है। दूसरे धर्मों के प्रति जो नफरत है, जो बिगेट्री है, वो कूट कूट के भर लिया है मेरे बेटे के दिमाग में। ऐसा अगर वो बड़ा होगा तो अच्छा एक मौलवी तो बनेगा, एक शासक नहीं बन पाएगा। तो टीपू जब शासन में आता है पहली चीज यही करता है कि उन सारे लोगों को मार डालता है जिनसे इसकी तुलना हमेशा की जाती थी। होता है कि टीपू कुछ तो गलती कर देता है, जिससे हैदर इतने नाराज होते हैं कि वहाँ जो एक बेंत है उसको लेके सबके सामने कुरान की झूठी कसम भी खाई थी एक बार। जो टीपू ने एक एग्रीमेंट किया अपने पिता के साथ, शायद इस किस्से के बाद, झगड़े के बाद, मैं कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मैं झूठ बोला तो मुझे 100 कोड़े पड़ेंगे। फिर हैदर अली ने जीते जी उत्तराधिकारी किसी को चुन क्यों नहीं लिया? टीपू क्या बहुत बड़ी कोई चुनौती नहीं बची थी उसके सामने। चाहता तो सबको खत्म करके भी राजा बन सकता था। लेकिन मैं आपसे ही चाहूंगा आप ये बताएं कि क्यों उसने पूरी तरह वाडियार को खत्म नहीं किया। एक हिंदू मेजॉरिटी राज्य में एक हिंदू राजा से अगर ये इस तरह की बात करे कि मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, तो उसको पता था कि लोग जो हैं विद्रोह में उतर जाएंगे। हैदर अली का तो वाकई समझ में नहीं आता। एक दोपहर लंदन में कुछ लोग लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहे थे। अचानक वहां शोर उठा, एक शेर की गुर्राहट का और एक आदमी की कराहट का। जब अचानक शोर हुआ तो खलबली मची, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। और फिर किसी को एहसास हुआ कि ये जो आवाजें आ रही हैं वो आ रही हैं एक खिलौने से, टीपू सुल्तान का खिलौना जो उस लाइब्रेरी में उपेक्षित पड़ा हुआ था, और उसे कहते हैं म्यूजिकल टाइगर। ये खिलौना एक अजूबा था, नायाब उदाहरण था तकनीक का, टीपू की ब्रिटिश के प्रति नफरत का। क्योंकि उस खिलौने में जो शेर था वो मार रहा था एक यूरोपियन को, और शायद वो अंग्रेज था। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टन में ऐसा कहा जाता है, मैंने पढ़ा है इतिहास में, कि उसकी जो गलियां हैं वहां कई घरों में उनकी घर की दीवारों पर कुछ ऐसे चित्र पहले से बने हुए थे जहां कोई शेर या हाथी किसी यूरोपियन को मार रहा होता था। तो ये बताने के लिए काफी है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से किस हद तक नफरत करता था। हैदर अली को भी समस्या थी, लेकिन इतनी भर बात तो है नहीं। वो जो शेर है वो यहां तक पहुंचा कैसे? वो दरअसल 1799 में जब श्रीरंगपट्टन का दुर्ग गिरा और लूट मची तो अंग्रेजों ने उसे हथियाया। पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, नुमाइश के लिए लंदन चला गया था, और फिर वो किसी तरह से इस लाइब्रेरी में पहुंचा। आज भी वो जो शेर है बहुत जगह जगह नुमाइश के लिए भेजा जाता है, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा विक्टोरिया एंड एल्बर्ट, हाँ, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में है। लेकिन अभी मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि फ्रांस में कहीं प्रदर्शनी थी तो उसकी रेप्लिका भेजी गई थी। टीपू सुल्तान का एक खिलौना आज भी अजूबा है, जिस तरह टीपू सुल्तान खुद अजूबे हैं। कोई कहता है वो हीरो हैं, कोई कहता है हीरो नहीं है, खलनायक है, और इसलिए शायद एक सरकार आती है उनके नाम पर छुट्टी करती है, दूसरी सरकार उनके नाम पर जो छुट्टी मिली है उसे कैंसिल करती है। तो टीपू सुल्तान को समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मैंने भी की थी पिछली रात। 3-4 दिनों से इस किताब के साथ हूँ। विक्रम संपत ने किताब लिखी है, नाम है टीपू सुल्तान। भारी भरकम मोटी किताब है, और है इसलिए क्योंकि इसमें हैदर अली की भी कहानी है। बिना हैदर अली को समझे टीपू सुल्तान को समझना मुश्किल है। और विक्रम संपत का वैसे तो परिचय मैं क्या ही बताऊं, लेकिन लंबा चौड़ा परिचय है आपका। जाने माने इतिहासकार हैं, बेंगलुरु के रहने वाले हैं, कभी कभार दिल्ली आते हैं, हाल फिलहाल आए हुए हैं। आपने टीपू सुल्तान समेत 10 किताबें लिखी होंगी अभी तक, और जिनमें वीर सावरकर की 2 खंड में जीवनी है, मैंने पढ़ी, बहुत शानदार किताब।
उन दिनों आप बहुत व्यस्त थे तो इसलिए न्योता नहीं गया आपके पास। इस बार हमने बुला लिया कि आपसे बात हो जाए। डॉक्टर संपत रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी यूके के फेलो हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित हैं, न्यूयॉर्क के ARSC इंटरनेशनल अवार्ड से इन्हें नवाजा जा चुका है। आपके लिखे एक और किताब है माई नेम इज गौहर जान, लिलट दुबे ने इस पर नाटक तैयार किया है। आप राष्ट्रपति भवन के राइटर इन रेजिडेंस रह चुके हैं, ये क्या होता है? ये जो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, आई थिंक वो चाहते थे कि राष्ट्रपति भवन को थोड़ा डेमोक्रेटाइज किया जाए। एक लोकतंत्र में कोई राजा जैसा, एक राजमहल जैसा एक राष्ट्रपति रहना उनको शायद अच्छा नहीं लग रहा था। तो कई सारे जो क्रिएटिव माइंड्स थे, राइटर्स, आर्टिस्ट, उनको 2-3 हफ्ते के लिए वहाँ रहने का एक प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था, राइटर्स इन रेसिडेंस। और कोई एजेंडा नहीं था। आप वहाँ पे, वहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वहाँ का जो पुस्तकालय है, वहाँ की जो रहने की लाइफस्टाइल है, उससे प्रेरित होकर आप जो चाहें वहाँ अपनी क्रियात्मक छूट थी जो आप लिखना चाहें, कोई पेंट करना चाहें। तो 3 हफ्ते हम लोग रहे, 4 राइटर्स एंड आर्टिस्ट। उनके जाने के बाद वो भी ठप हो गया। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया से आपने पढ़ाई की है ना? यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड से इतिहास और संगीत में PhD है आपकी। जी, एकदम दोनों, मतलब मुझे अच्छा लगा है परिचय, इसलिए इतना विस्तार में पढ़ रहा हूँ। और आपने आर्काइव ऑफ इंडियन म्यूजिक और FIHCR जैसी संस्थाएं शुरू की हैं जो भारतीय इतिहास और संस्कृति पर शोध को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा आप अर्थ, ए कल्चर फेस्ट के क्यूरेटर भी हैं जो भारतीय परंपरा और इतिहास से जुड़ी चर्चाओं को मंच देता है। जी, इतना सब करते हैं भाई साहब आप, ये मोटी मोटी किताब लिखने का टाइम कब मिलता है? नहीं, ये फुल टाइम पेशा यही है किताबें लिखना। पहले एक बहुत ही बोरिंग कॉर्पोरेट नौकरी में मैं फंसा हुआ था। थैंकफुली नियति ने ऐसा मोड़ बदला कि फाइनली जो मुझे अच्छा लगता था, जो इतिहास, संशोधन और लेखन, उसी में मैं जुटा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। और ये जो टीपू सुल्तान वाला विषय है, मैं पढ़ रहा था कि ये तो आपने एक बार और छेड़ा था। कई बार छेड़ा, लेकिन पहली किताब भी आपकी टीपू पर थी। नहीं, टीपू पे नहीं थी, वो पूरे मैसूर के जो वाडियार राज परिवार थी उनके बारे में था। तो मेरा टीपू सुल्तान ही एक तरह से प्रेरणा स्रोत हैं इतिहास और इतिहास लेखन में प्रवेश करने का। इन अ वेरी परवर्स मैनर। मैं तब 12-13 साल का लड़का था। तब हम अभी बातचीत कर रहे थे स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान धारावाहिक की, जो संजय खान द्वारा निर्मित थी। तो उसमें अगर आपको याद हो, और आपने अभी कुछ एपिसोड्स फिर से आपने देखे हैं, तो उसमें टीपू और उनके पिता हैदर अली की महिमा मंडन करने के लिए जो वाडियार राज परिवार था, महाराजा और महारानी, उनको बहुत ही निकृष्ट तरीके से दिखाया गया। महाराजा, अगर आपको याद है, एक मोटा आदमी जो राज नर्तकी के साथ डांस कर रहा है, और महारानी जो लक्ष्मी अम्मनी महारानी थी, उनको एक वैम्प की तरह दिखाया गया। और काफ़ी उसमें इतिहास के तथ्यों से छेड़छाड़ किया गया उस धारावाहिक में। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, अलग अलग समुदायों ने उसका विरोध किया। तब पता नहीं, मेरा और मैसूर का कोई कनेक्शन तो था नहीं। मेरा परिवार बैंगलोर में तो रहते हैं हम लोग, पर आधा मैं तमिलियन हूँ, आधा महाराष्ट्रियन हूँ। पर पता नहीं क्या वही नियति का खेल होता है कि सिर्फ उस एक राजा और रानी के बारे में जानने के लिए बार बार मैसूर जाने का एक सिलसिला शुरू हुआ। नेवर विद द इंटेंशन कि इससे किताब आएगी या फिर मैं हिस्टोरियन बनूंगा। हिस्ट्री वॉज द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट मुझे स्कूल में वाइल ग्रोइंग अप। तो वहाँ जाके राज परिवार के लोगों से या इतिहासकारों से, इन सब से मिलके, केवल पहले वो एक राजा और एक रानी जिनको गलत तरीके से दिखाया गया उस सीरियल में, उनके बारे में मैं शोध कर रहा था धीरे धीरे। और ये पागलपन ऑलमोस्ट 10 साल तक मेरे साथ रहा। 10 साल जब मैं इंजीनियरिंग और वगैरह का एंट्रेंस एग्जाम्स और इंजीनियरिंग भी जब कर रहा था, तब भी मैसूर आना जाना लगा रहा। और इंजीनियरिंग भी किया आपने ना? हाँ, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में MSc, और फिर फिनेंस में MBA। आपके इंट्रोडक्शन में फिनेंस में MBA, जो अब जो कर रहा हूँ उससे कम्प्लीटली बिल्कुल अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। तो पूरा ये वाडियार राज परिवार जो है, वो 600 साल तक उन्होंने राज किया। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेनिंग रॉयल हाउसेस फ्रॉम 1399 से लेके आज़ादी तक। पर उनके बारे में आधुनिक तौर पे एक भी किताब किसी ने नहीं लिखी थी, जो उनका राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो इतिहास है मैसूर का, जो एक तरह से मॉडर्न कर्नाटका है, उसकी नींव उन्होंने रखी थी। आज कर्नाटक और खासकर बैंगलोर वगैरह जो IT सेंटर हैं, तो उसका भी नींव जो है वाडियार राज परिवार ने रखी थी। तो उनके बारे में एक भी किताब न होना, क्योंकि हमारा भारतीय इतिहास जो है बहुत ही दिल्ली केंद्रित है। यहाँ का हर छोटा मोटा तुगलक, खिलजी
इनका इस राष्ट्र के प्रति क्या योगदान है किसी को मालूम नहीं, पर हम उन कंठस्थ हमको मालूम है उनकी पूरी वंशावली, कौन किसके बाद आया। परंतु दक्षिण भारत जहाँ से मैं आता हूँ, या फिर पूर्वोत्तर भारत, यहाँ के लोग, यहाँ के जो राज परिवार या यहाँ के हीरोज और हीरोइंस, इनके बारे में चर्चाएं होती ही नहीं है। हीरोइन छोड़िए, खलनायकों के बारे में भी नहीं है। किसी का नहीं होता। तो आज नॉर्थ इंडिया, मैं कहने ही वाला था कि आपने वाडियार की बात की। बहुत कम लोगों को पता होगा कि 600 साल तक कोई राजवंश एग्जिस्ट करता था। बिल्कुल नॉर्थ इंडिया, हम नॉर्थ इंडियंस के साथ ये है दिक्कत कि हमें मद्रास है पूरा, हमें नहीं पता। हाँ, विंध्यास के हमें नीचे। नहीं पता। हमें इधर का पता जो पता है। और टीपू सुल्तान शायद इसलिए हमारी स्मृतियों में है क्योंकि वो बचपन का सीरियल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस किताब में जो पूरा उनके 600 साल का इतिहास था, स्प्लेंडर्स ऑफ रॉयल मैसूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वडियार, जो 2008 में आई थी, तो उसमें ऑब्वियसली टिप्पू और हैदर सिर्फ 40 सालों का उनका अंतराल था, जो इंटररेग्नम कहते हैं, जब एक सत्ता का को पछाड़ के कोई और आके सिंहासन पर बैठ जाता है, यूजरपेशन। तो हैदर और टिप्पू का एक ही छोटा सा सेक्शन था उस किताब में, और मुझे उन 40 सालों में बहुत दिलचस्पी थी, क्योंकि भारत का नक्शा उसके बाद बदल जाता है। भारत का इतिहास एक बहुत ही अलग मोड़ ले लेता है उसके बाद में। तो मैं चाहता था कि इसमें और संशोधन किया जाए, पर कुछ चीज़ें ऐसी घटी जो मेरे साथ उस समय, मैं 26-27 साल का लड़का था, मुझे पता नहीं था कि इतिहास लेखन में इतने सारे जोखिम होते हैं। तो मैं एक बैंगलोर में ही कुछ लेक्चर दे रहा था इसी अंतराल काल के बारे में, और टीपू सुल्तान के खुद के जो पत्र थे, जो उन्होंने बाजे गाजे से अपने जो दुष्कृत्य किए हैं उसको गर्व से उन्होंने उसमें अंकित किए थे। उनके कमांडर्स को बोल रहे हैं कि मैंने कैलीकट में, कोलिकोड जो है अभी, 4 लाख काफिरों का धर्मांतरण किया है, मैंने इतने मंदिरों का नाश किया है, इतने गिरजाघरों को तोड़ा है। तो उनके खुद के पत्र जब मैं पढ़ रहा था, जो बहुत ही सभ्य सा एक क्राउड वहाँ बैठा था, अचानक हल्ला गुल्ला शोर मचाने लगा, पेपर रॉकेट्स फेंके गए स्टेज पे, और आयोजकों ने बंद कर दिया मेरा भाषण, और मुझे तो अंदर ले गए, पर मेरे बेचारे पिताजी जो फ्रंट रो में बैठे थे, उनको किसी ने आके एक एनवेलप थमा दिया और बोला उनको कि आपका एक ही लड़का है, अगर आप चाहते हैं कि वो जिंदा रहे तो उनको बोलो कि थोड़ा सोच समझ के बातें करे और लिखे। तो और उसके मेरी बैड लक यही था कि उसके 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद मैंने एक न्यूज़पेपर में कुछ कॉलम लिखा था मैसूर के दीवानों के बारे में। उसमें पहली श्रृंखला में पूर्णैया, जो हैदर और टिप्पू के भी दीवान जिस थे, पर मुझे बात करनी है, हाँ, उनके बारे में भी था। तो उस पे फिर से बवाल मच गया कि वो न्यूज़पेपर ऑफिस के सामने कुछ लोग एकत्रित हो गए विरोध करने के लिए, और मेरा एफिजी भी उन्होंने वहाँ पे जलाया, और ये सब जो आपकी चीज़ें ऑर्कुट की डीपी थी। जी। बिल्कुल। मैं तो उसको हंसी मजाक में ले लेता, पर मेरी माँ की तबीयत उस समय बहुत ख़राब रहती थी, और उन्होंने मेरे से वचन ले लिया कि आप आइंदा टीपू सुल्तान के बारे में न तो कभी बोलेंगे न लिखेंगे। तो माँ की कही बात को कौन टाल सकता है। तो मैंने उनको वचन तो दिया, और वचन निभाया भी जब तक वो जीवित थी। 2018 में उनके देहांत के बाद मैंने सोचा कि जिनको मैंने वचन दिया है वही नहीं है, तो वचन का भी कोई महत्व नहीं है, तो वचन भंग करके इसलिए 15 साल की दिल की भड़ास जो है वो निकलते निकलते 900 पन्नों में बह गई। हाँ, क्योंकि इसमें हैदर अली भी है, और जैसा मैं कह रहा था कि टीपू पर बात यदि करनी है तो हैदर अली की कहानी सुननी पड़ेगी। कौन थे ये लोग, कहाँ से आए थे? क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था, वाडियार शासक 600 साल तक रहे हैं, इस बीच बस 40 साल हैदर अली और टीपू सुल्तान के हैं। और मैं भी बात मानूंगा कि मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि हैदर अली या टीपू सुल्तान खुद में राजा नहीं थे, बल्कि वो जब तक जीवित रहे, इनफैक्ट दोनों ही, वो वाडियार वंश को पूरी तरह ना हटाकर बल्कि उनके सर्वाधिकारी रहे। बिल्कुल, जो आपने ब्रैकेट में लिखा है कि डिक्टेटर, एक तरह के सेनापति या मंत्री जो सारे फैसले खुद लेते थे, लेकिन उन्होंने ये भ्रम बनाए रखा था कि राजा भी है। हैदर ने वो भ्रम बनाए रखा। हैदर ने ज्यादा, टीपू ने तो तोड़ दिया। तो कौन थे लोग, कहाँ से आए? इसके बहुत सारे तथ्य हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पंजाब, आज का जो पाकिस्तान, पंजाब, उस इलाके से इनके पूर्वज आए थे, पहले हिंदुस्तान के इस तरफ, फिर दक्षिण भारत की ओर आते हैं, और वहाँ पे हैदर के जो पिताजी हैं फतेह मोहम्मद,
वो सिरा के नवाब उनके अंडर काम सेनापति के रूप में काम कर रहे होते हैं। और वहीं हैदर और दो लड़के उनको होते हैं, एक शहबाज और एक हैदर। दिलचस्प बात यह है कि जब हैदर का जन्म होता है तो जो ज्योतिषी हैं वो उनको बताते हैं कि इनके जन्म को लेके आपके लिए बहुत अशुभ है। बच्चे के कुंडली में यही लिखी है कि उसका पिता का जो छत्र छाया है वो चली जाएगी, तो आप इस बच्चे को मार दीजिए। तो वो ये न करके उसको जीवित रखते हैं। पर जैसा भविष्यवाणी की थी, 4 साल के उम्र के जब थे हैदर, तभी फ़तेह मोहम्मद एक युद्ध में मारे जाते हैं। तो फ़तेह मोहम्मद बहुत ज़्यादा धन किसी को उनके पास डेट रहता है देने के लिए, तो वो धन क्योंकि उनके पास नहीं है, तो वो जो आदमी है अब्बास कुली खान जिनसे उन्होंने लिया था लोन, तो वो आके इनके घर पे रेड करता है, इनके सारी जो चीज़ें हैं उसको ले जाता है। और बोथ हैदर और उनके बड़े भाई शहबाज को एक बड़े से एक नगाड़े में लगा के बाहर से बंद करके उसके ऊपर मारा जाता है। तो ऐसे एक बहुत ही दयनीय स्थिति में इनकी जो माँ है मजीदा बेगम, वो श्रीरंगपटना जो वाडियार कैपिटल था, राजधानी थी, वहाँ जाके महाराजा से भीख मांगती हैं कि मेरे जो 2 बेटे हैं इनको ऐसे बंदी कर दिया गया है, किसी तरह आप दया कीजिए हम पे। तब दया करके महाराजा ने, मैसूर के महाराजा ने, वो सारा जो कर्ज था उसको चुकाया और ये भी आश्वासन उस विधवा को दी कि जब ये दोनों लड़के बालिग हो जाएंगे तब हम इनको मैसूर के सेना में भर्ती करेंगे। उन्होंने अपना वादा तो निभाया, पर उनको पता नहीं था कि इसका क्या बड़ा सा एक प्राइज उनके पूरे परिवार को चुकाना पड़ेगा। हाँ। तो जब 1749 में पहली बार हैदर जो मैसूर के नक्शे में उतरते हैं, देवनहल्ली जो अभी एयरपोर्ट है बैंगलोर का, वहाँ एक बड़ा युद्ध होता है और वहाँ वो पदार्पण करते हैं। और 1749 से लेके सिर्फ 11-12 साल में काल चक्र ऐसे घूमता है उनके पक्ष में कि जिस राजा ने उनको आश्रय दिया उसी के सिंहासन तख्ता पलट करके वो उसी के सर्वाधिकारी, जैसा आपने बोला, वो बन जाता है। तो ये एक बहुत ही एक रोचक कहानी है कि कैसे 11 साल में आज के सारे राजनेताओं को भी पछाड़ देगा ये, किस तरह के अनहोली अलायंसेस, जो इसके पक्षधर भी थे लास्ट मिनट में उनको भी धोखा दो। सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता की जो भूख थी उसको मिटाने के लिए हर जायज़ नाजायज़ चीज़ करते करते ही वॉज डेस्टिनीज चोजन चाइल्ड। तो वो नगाड़े में बंद रह के जिस तरह से त्रासदी उसको हुई बचपन में, उसके एवज में आई थिंक जिंदगी ने उनके साथ काफ़ी अच्छा सलूक बाद में किया। जो बचपन गुजरा है हैदर अली का, जो कुछ घटा है, क्या भविष्य की घटनाओं में उनका बड़ा रोल है? वो जैसे हुए, जैसे बने, जी, उसमें बड़ा रोल है उन घटनाओं का? कई टू क्वाइट एन एक्सटेंट मुझे लगता है कि एक तो उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई उस वजह से, उनके पूरे जीवन का जो लिटरेरी अचीवमेंट अगर आप कहें तो अपने नाम का हस्ताक्षर, वो भी पहले अक्षर ह, वो लिखना ही उनको आ सका था। और उनकी जो प्रवृत्ति थी वो बहुत ही एक क्रूरी व्यक्ति, बहुत ही वेंजफुल, थोड़ी भी त्रुटि किसी से वो अनेबल टू एक्सेप्ट, इस तरह के बहुत ही वायलेंट प्रवृत्ति शायद इसी वजह से बन गई थी। और वो इनसिक्योरिटी जो था बचपन का, तो उसी के वजह से वो जो सत्ता का लोभ है, एक नेवर एंडिंग थर्स्ट, लस्ट फॉर पावर, वो सारी चीज़ें शायद इन्हीं बचपन के दुखद वर्षों के परिणाम थे। अच्छा, हैदर के पास ताकत तो आई गई थी, और जब मैं आपकी किताब में पढ़ रहा था तो बहुत बड़ी कोई चुनौती नहीं बची थी उसके सामने। वो चाहता तो सबको ख़त्म करके भी राजा बन सकता था। लेकिन मैं आपसे ही चाहूँगा, आप ये बताएं कि क्यों उसने पूरी तरह वाडियार को ख़त्म नहीं किया? तो उसमें भी नितिन जी जिस तरह से ना वो एक उनके जो गुरु थे वाडियार के दरबार में, नंजराजैया नाम के, उनके साथ किस तरह से धोखा करता है, उनकी सहायता से जो एक लैडर होता है उसको चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ने के बाद नंजराजैया को भी पछाड़ देता है वहाँ पे। और फिर एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि वो पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। पर उसको हमेशा पता था कि वो एक यूजर्पर है, वो लेजिटिमेट रूलर नहीं है। एक हिंदू मेजॉरिटी
राज्य में एक हिंदू राजा से अगर ये इस तरह की बात करे कि मैं सिंहासन पे बैठ जाऊंगा, तो उसको पता था कि लोग जो हैं विद्रोह में उतर जाएंगे। तो इसीलिए ये एक नाटक स्वांग रचा गया कि आप महाराजा हैं, एक पपेट की तरह आप वहाँ बैठे रहे। पूरा जो सारे फरमान थे राज्य के या फिर युद्ध के भी जो भी ट्रॉफीज ऑफ वॉर, वो सभी महाराजा के कदमों में रख के हुजूर आपके इशारे पे ये सब हुआ। पर सबको पता था कि अधिकार कहाँ पे केंद्रित था। और जब एक महाराजा मर जाता था तो किसी और को, एक छोटे से बच्चे को या किसी और को बिठा देता था। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता, उसका अपना दिमाग होता, उसको पता चलता कि मेरे कुछ भी अधिकार नहीं है, मैं इसके अंडर ही पूरा कंट्रोल में हूँ। और अगर वो थोड़ा भी कुछ 19-20 किया। हाँ 19-20 किया, तो अचानक रातों रात एक दूध का प्याला उसके कमरे में जाता। सुबह वो हट्टा कट्ठा युवा महाराजा मृत पाया जाता। फिर एक और राजा को बिठाया जाता। यही स्वांग, ये धोखाधड़ी करते करते उसने बिताया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग इससे बहुत क्रोधित हों, ये विद्रोह में न उतरे। तो उनका पर्पस भी सर हुआ कि मैं तो महाराजा नहीं हूँ, मैं तो बस, इनके पास और कोई है ही नहीं, तो इसीलिए मैं उनके ऑन हिज बिहाफ मैं पूरा शासन चला रहा हूँ। मैं तो बैरम खान टाइप। बिल्कुल रिजेंट। तो जो वाडियार राजकुमार थे वो तो मरते रहे जी। लेकिन क्या किसी ने भी कोशिश नहीं की कि हैदर को किसी तरह से बाहर की किसी ताकत से साथ लेकर, क्योंकि ये जो वो काल है जब मैं देख रहा हूँ कि फ्रेंच लोग अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अंग्रेज भी शामिल हैं, अभी मराठा ताकत भी है मैदान में, जी। वो तो अपने उरूज पर है जी। तो कभी कोई कोशिश नहीं हुई? नहीं, राज परिवार से बहुत सारा कोशिश होता रहा, उसमें बहुत सारी महिलाएं भी जुटी हुई थी। एक तो ये रानी लक्ष्मी अम्मण्णी जो महाराजा की विधवा थी, और उनकी सास देवाजी अम्मण्णी, तो वो दोनों मराठों को पत्र भेजते थे, या मद्रास में जो ब्रिटिश गवर्नर थे उनको भी पत्र भेजते रहते थे कि किसी तरह से हमारे परिवार को इस त्रासदी से आप रक्षा कीजिए। पर हर बार वो पकड़े जाते, या उनकी जो प्लान्स थे वो नाकामयाब ही रहते। उदाहरण के तौर पे 1761 में ऑलमोस्ट हैदर का अंत होने ही वाला था, जिस तरह से खांडे राव नाम का एक आदमी महारानी के आदेश पे मराठों के साथ संधि करके इसको ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। ये यहाँ वहाँ भागता फिरता बेंगलोर तक पहुँचा, वहाँ पे ऑलमोस्ट नज़रबंद ही हो गया था। उसी ऐन मौके पे पानीपत की लड़ाई होती है और मराठों की हार होती है, और सिर्फ फिर पेशवा बोलते हैं कि सारी जो मराठा टुकड़ियां हैं जहाँ जहाँ तैनात हैं सब वापस पुणे आ जाइए। तो ऑब्वियसली मैसूर में कौन राजा बनेगा ये उनके लिए प्रायोरिटी नहीं था, तो वो पूरी जो मराठा टुकड़ी है वापस चला जाता है, और खांडेराव भी पकड़ा जाता है। तो उसमें भी मैंने एक इंसिडेंट बताया है कि उस दिन जब भरी सभा दरबार होती है, जब राजा को वो हस्ताक्षर करके अपना सारा अधिकार इसको दे देना होता है, तब सारी रानियां, राज परिवार की महिलाएं वेरी सैड, वो आंसू बहा रहे हैं। फिर खांडे राव को भी वहाँ ले आया जाता है। तो महिलाएं बोलती हैं कि ये हमारा वफादार रहा है, इसकी थोड़ा आप अच्छे से देखभाल कीजिए। तो ये भी कहता है कि हाँ हाँ, जैसे मैं अपने तोते को रखूंगा उसी तरह इसका देखभाल करूंगा। वो तो आश्वस्त हो जाते हैं, पर उनको पता नहीं लगता कि ये एक्चुअली वर्ड टू वर्ड उसका पालन करेगा, लिटरली करेंगे। लिटरली एक तोते की तरह उसको एक पिंजरे में बंद करके पूरे ऑल हिज लाइफ बस चावल और दूध उसको और चौराहे पे रख के, सब लोग उसको देख के उस पर उपहास करें, उसको उस पर थूके। और जब वो मरा भी वो पिंजरे में ही मरा, और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं, उसकी हड्डियां भी बोलते हैं कि बाद में उसी पिंजरे में रखी गई थी लोगों को देखने के लिए कि बगावत तुम करोगे तो इसका क्या नतीजा होगा, हश्र होगा। मतलब इतना क्रूएल्टी हैदर अली में दिखने लगी थी। क्रूएल्टी नितिन जी उस समय में सारे ऐसे ही था। हाँ, ये एक प्री मॉडर्न इरा है, तो वहाँ पे सत्ता के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैदर ने ही ऐसी क्रूरताएं की। समकालीन बहुत सारे राजाओं ने, स्पेशली युद्ध के समय या जो उनके खिलाफ बगावत करें, उनके प्रति वही करता रहता था। तो इसलिए वो चीज़ हमें बहुत आज के मॉडर्न स्टैंडर्ड से हमें उसका फैसला नहीं करना चाहिए।
गौरतलब बात जो हैदर और उनके बेटे टीपू में जो अंतर है वो यही है कि दोनों क्रूरी तो थे ही, पर टीपू उनसे ज्यादा क्रूर इसलिए था क्योंकि वो धर्म के आधार पे लोगों पे ज्यादा क्रूरता करता था। वो सिर्फ ऐसे लोगों पे नहीं जो आपसे बगावत करे या आपसे इत्तेफाक न रखें, पर खासकर जो आपके धर्म को न माने उनके लिए जिस तरह के क्रूरता वो करता था, वो दैट मेक्स टिप्पू स्टैंड अपार्ट। कि हम ये नहीं बोल सकते कि सारे राजा एक समान क्रूरी थे, कुछ राजा समकालीन से ज्यादा क्रूर थे और धर्म के आधार पे की गई क्रूरता वो और भी ज्यादा निंदनीय है। हाँ, मतलब राजकाज के मामले में की गई क्रूरता ही है, लेकिन आप कह रहे हो कि मजहब देखकर, धर्म देखकर अगर कोई क्रूरता खास तौर पर की जा रही है जी, उसे अलग से आप रेखांकित करते हैं। आपकी किताब के पेज 10 पर मैं पढ़ रहा था कि शिवाजी जो है मैसूर किंगडम जो हिंदू ही था उस वक्त, उस पर हमलावर थे। अभी थोड़ा सा हटकर पूछ रहा हूँ सिर्फ क्योंकि ये वो दौर है जिसमें मराठा भी है ना, और मैसूर में हिंदू एक परिवार है जो शासन कर रहा है। हिंदवी साम्राज्य की जो कल्पना है कि शिवाजी बना रहे हैं, मराठा बना रहे हैं, ये उसमें कॉन्ट्राडिक्शन की तरह ही है क्या? क्योंकि ये तो हिंदू राजा थे मैसूर। देखिए, एक राज्य को चलाते वक्त हिंदू मुसलमान देखने से ज्यादा कहाँ से धन आएगा, कर वसूली कहाँ से ज्यादा हो पाएगी, हर राज्य के लिए वही था कि अपना शासन चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। तो और मैसूर ने जाने अनजाने में वाडियार राजाओं ने औरंगजेब के साथ एक संधि कर ली थी कि क्योंकि औरंगजेब तब दक्षिण के तरफ भी आ रहा था, बिल्कुल, बीजापुर और गोलकोंडा, आदिल शाही जो, तो वो उसने भी नहीं सोचा कि ये तो मुसलमान राजा हैं, इनको छोड़ दें। उनका भी हशर वही हुआ जो संभाजी के साथ हुआ या किसी और के साथ, बीजापुर और गोलकोंडा को भी हथिया लिया था। तब वाडियार परिवार ने ये कहा था कि चिक्कदेवराज वाडियार जो महाराजा थे, उस समय के बहुत एक पराक्रमी राजा भी माने जाते थे, जो बीजापुर सुल्तान इन सब के साथ हमेशा युद्ध में वो छिड़े रहते थे। तो उन्होंने संधि कर ली कि हमें अपना स्वायत्तता आप हमें दो और इसके एवज में हम वी विल बी अ काउंटर अगेंस्ट शिवाजी महाराज, और जो मराठा ये हैं हम उनको ज़्यादा फैलने नहीं देंगे। तो औरंगज़ेब ने उस पे हस्ताक्षर इस तरह से की कि हम आपकी रक्षा करेंगे, उसके एवज में आप हमको कर दो मुगल शासन को दिल्ली में। और जैसे जैसे मुगल अधिकार कम होता गया तो जो सारे छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ थे, हैदराबाद हुआ या फिर अवध हुआ, बंगाल हुआ, ये वे दिल्ली से दूर होने लगे और अपना अपना ऑटोनोमस एक यूनिट बनते गए। तो उसमें मराठे भी आए और मराठों ने भी काफ़ी सारे जो मुगल रियासतें थी उनका जो कर वसूली का हिस्सा अपने ऊपर ले लिया था। तो उस कर को लेने के लिए मराठे न केवल मैसूर पे पर कई और जगह पे, इसी तरह निज़ाम भी बार बार मैसूर पर हमला इसलिए करते हैं, ये नहीं देखते कि ये हिंदू या मुसलमान है। आपने एक प्रॉमिस किया है कि आपकी स्वायत्तता रक्षित करने के लिए आपको थोड़ा धन देना है हमको, आपने उसमें चूक की है तो इसलिए हम अटैक करते हैं। तो बार बार अटैक जब होता है, ये अपने घर के जेवरात और जो भगवान को भी चढ़ाए जाए आभूषण, जो श्रीरंगपटना के रंगनाथ स्वामी मंदिर, वो सब नीलाम करके धन जुटा के इनको देना उनका स्टेट बन गया था। तो ये धर्म के आधार पे नहीं था, ये कर वसूली और एक शासन को चलाने वाली जो प्रथा है उसके लिए, और जो पूर्व जो अग्रीमेंट साइन हुए थे पहले, उनको निभाने के लिए की गई चीजें थी। तो मैं इस सवाल को पूछकर इसी तरफ आना चाह रहा था कि जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उसमें मजहब के आधार पर दोस्ती, यारी, संधियां नहीं हो रही थी, बिल्कुल, बल्कि वहां अब बिल्कुल एक कैओस था। बिल्कुल, कि कोई मुस्लिम सल्तनत हो सकती है, कोई हिंदू शासन भी हो सकता है, और इनके आपस में संधि हो सकती है, इनके आपस में दुश्मनी भी हो सकती है। बिल्कुल। इनफैक्ट आप देखें तो हैदर और टीपू के आने के बाद निज़ाम और मैसूर, निज़ाम का हैदराबाद और मैसूर एक नहीं हो गए थे। कभी कभी एक होते थे, कभी मनमुटाव हो जाता था। इनफैक्ट हैदर और टीपू दोनों चाहते थे, उनको पता था कि हम निम्न जाति के या फिर जो रॉयल फैमिली के नहीं है, तो हमें अगर स्वीकृत करवाना है अपने समकालीन जो रजवाड़े हैं, तो हम अपनी जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस है, शादी के जो संबंध है, वो निज़ाम के साथ जोड़ने से हमारा भी औहदा बढ़ेगा। और निज़ाम बार बार उनको मना कर देता है कि आप तो तुच्छ लोग हैं,
आप मुसलमान तो हैं पर हमारी जाति के नहीं हैं। तो ये जो चीज़ है कि धर्म के नाम पे चीज़ें शायद उतनी नहीं थी जितना हम आज देखते हैं। ये विडंबना है कि 21वीं शताब्दी में हम सबको धर्म के आधार पर ही देखते हैं। पर ये बात फिर से मैं कहना चाहूँगा कि टीपू सुल्तान पे ये लागू बात नहीं लागू होती है। नहीं होती कि वो धर्म रिलीजियस कॉन्शियसनेस जो था वो उनमें कूट कूट कर भरा था। उसमें जो जो अलायंसेस हुए वो ज़्यादातर हैदर अली के वक्त में हुए कि हैदर ने एक बार नाना फडणवीस और निज़ाम, मराठा निज़ाम और हैदर तीनों एक साथ संधि करके अंग्रेज़ों के खिलाफ होते हैं, जिसके कारण से जो दूसरा मैसूर युद्ध है, एंग्लो मैसूर वॉर, वो छिड़ता है 1780 में। पर टीपू सुल्तान के आने के बाद कोई और उसके साथ कभी संधि में नहीं आया। वो 17 साल जो उसने राज किया उसमें सबके साथ सबको उसने अपना दुश्मन बना लिया, और उसका एक मुख्य कारण यही है कि वो लोगों को धर्म के नाम पे ही उसी कसौटी पे सबको कसता था। और उसके फरमान, उसके कुछ खुद के सब जो उक्तियां हैं या पत्र हैं या जो भी है कि काफिरों के निर्मूलन के लिए ही मेरी जो सल्तनत है, उसका मुख्य उद्देश्य वही है कि काफिरों का जो फॉल्स रिलीजन है, असत्य धर्म है, उसको जिस तरह से हम नीचा करें, वही मेरा उद्देश्य है। तो ऐसा अगर आप करें तो मराठे या फिर मलबार या ट्रावनकोर के राजा आपके साथ कैसे आ पाएंगे? उस तरफ थोड़ा और जाकर जूम इन करेंगे। इसके पहले ये पूछ लेता हूँ कि आपने कहा कि कॉम्प्लेक्स तो था हैदर अली में भी। इन लोगों को मालूम था कि हम राजवंश नहीं हैं जी, हमें तो ये मिला है, हमने अपनी ताकत से हासिल किया है। इसे लेकर हैदर अली कितना कॉन्शियस है? क्योंकि आपने बहुत मज़ेदार कुछ किस्से लिखे हैं कि हैदर इन बातों का बड़ा ख्याल रखता था। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और उसको छेड़ने के लिए कुछ लोग, क्योंकि वो सेना में जिस ओहदे पे था, वो नायक, आज भी जो नायक, लांस नायक, सूबेदार नायक, तो उस तरह से नायक, हैदर अली नायक उसकी उपाधि थी। तो उसने मैसूर के महाराजा से एक फरमान निकाला कि जो भी मुझे हैदर नायक के नाम से मेरा उपहास करे, उसकी ज़बान खींच ले जानी चाहिए। तो एक बेचारा कोई प्यून या कोई है जो आर्मी में छोटा व्यक्ति, जिसको पता नहीं था कि ऐसा एक फरमान आ गया है, उसने अनजाने में उसको हैदर नायक बुला लिया, तो जबान चली गई अगले दिन जबान काट अगले ली। दिन। हाँ, तो उससे पता चलता है कि कितना वो कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है। वो ये बताना चाहता था कि अब मैं नायक नहीं अब बचा। मैं नायक नहीं हूँ, मैं हैदर अली खान बहादुर, और फिर नवाब जो नाम है, ये सारे जो बड़े बड़े ओहदे हैं, इसको भी, टीपू को भी वो निज़ाम के पास भेजता है और चाहता है कि कुछ उपाधि दे उसको, नसीबुद्दौला। तो वो एक, तो ये सारे प्रीफिक्सेस लगा के खुद का महिमा मंडन करना। बाद में टीपू भी मुगल बादशाह शाह हाँ, आलम को बार बार कह रहा है कि मुझे उपाधि दो, कुछ तो दो ताकि मैं अपना हाँ। नाम के सामने एक बड़ा फ्रेंच ऑफिसर से भी लॉबी करा रहा है कि कुछ दिलवा दीजिए। मतलब अंत तक भी हैदर अली टीपू सुल्तान ये कोशिश करते रहे कि किसी तरह हमें रॉयल मान लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी किताब की शुरुआत में भी है ये हिसाब किताब कि कुछ लोग इनकी एंसेस्ट्री को कुरैश कबीले से जोड़ते हैं, जो मक्का में वो कबीला है जहाँ से मोहम्मद साहब आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। हाँ, वो तो हमारे हिंदू राजा भी करते थे। वो कौन सी भी, किसी भी जाति हो, सूर्यवंश है, चंद्रवंश है, इक्ष्वाकु परिवार है, श्री राम के वंशज हैं, सब कृष्ण के वंशज हैं। तो ये तो नॉर्मल है कि हम वो, क्योंकि इससे जनता में एक श्रद्धा पैदा हो सकती है बिल्कुल, आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति। बिल्कुल। और वो जो सिद्धांत है बिल्कुल कि राजसत्ता का हम सीधा ईश्वर से जुड़े। हालांकि एक और चीज़ थी कि जिससे फरमान जारी करवाया था हैदर अली ने, वो अगले ही दिन खुद भूल जाते हैं कि इसका फरमान जारी हुआ, उसे नायक बुलाते हैं। वो बेचारा अपना जबान खो देता है। सॉरी। अच्छा, आपकी ही किताब ये भी कहती है कि हैदर अली का अपने मैसूर रियासत में हिंदुओं से संबंध बहुत अच्छा था। इनफैक्ट कुछ चीज़ों में वो खुद शामिल भी हो जाते थे। हाँ, बहुत अच्छा से के बजाय उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या पूजा पाठ करेंगे, क्या करेंगे। उसके समय में जो सर्वाधिकार हैदर के समय में, मैसूर का जो फेमस जो दसरा आज भी जो चलता आ रहा है, एक नाड़ा हब्बा जिसको स्टेट फेस्टिवल कहते हैं, तो वो चलता ही रहा। कई सारे जो अंग्रेज़ बंदी थे वहाँ पे श्रीरंगपटना में, तो वो भी अपने मेमोइर्स में लिखते हैं कि किस तरह दसरा का जो फेस्टिवल था उसको मनाया गया। और एक दो रोचक घटनाएं भी होती हैं कि एक उलेमा है किसी एक मदरसे में,
तो उसी मदरसे के सामने पीरज़ादा। पीरज़ादा तो उसके सामने एक रथोत्सव जा रहा है श्री रंगनाथ स्वामी का। तो हिंदू उसमें शामिल हैं, रथ लेके जा रहे हैं जैसे होता है, और जैसे आज होता है तो उस पे पत्थरबाजी हुई उस प्रोसेशन पे। तो ये पहले दिन तो हिंदू सब भाग गए थे, दूसरे दिन वो भी अस्त्र शस्त्र लेके आए और उनको वापस कूट के उनको बाहर कर दिया और अपना रथ लेके वो आगे पहुंचे। तो ये पीरज़ादा बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर हैदर के पास जाता है और शिकायत करता है कि ये जो आइडोलेटर्स हैं, मूर्ति पूजक, ये बहुत साहस इनको आ गया है कि हम पे इन्होंने आक्रमण किया। तो हैदर पूछता है कि पहला पत्थर किसने फेंका? हमने कहा हमने फेंका। तो ऑब्वियसली वो रिवेंज लेने, रिटेलिएशन में वो भी तो आप पे वार करेंगे ही। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक इस्लामिक शासक के राज्य में मूर्ति पूजा को इस खुली छूट कैसे दी जा सकती है? तो हैदर बोलता है कि किसने कहा आपको कि ये इस्लामिक शासन है या इस्लामिक राजा है? मैं तो बस वाडियार का सेवक हूँ और उनको पूरा हक है कि वो जो चाहें करें। अगर आपको परहेज है तो आप मेरा राज्य छोड़ के जा सकते हैं। तो वो गुस्से में छोड़ के भी चला जाता है मद्रास या कहीं और, आरकोट नवाब में। तो उसको रास नहीं आती, फिर वापस आता है तो हैदर उनको वापस आने भी नहीं देता। तो इस तरह आई थिंक वो काफ़ी, उसमें उदारवादी नहीं बोलूँगा, उसमें भी रियल पॉलिटिक था। जैसा मैंने पहले ही कहा कि हिंदू प्रजा जो बहुसंख्यक थे, उनके मन में अगर इसके प्रति नफरत आ जाए तो विद्रोह में आ जाएंगे। अपनी सत्ता बचाने के लिए जो अधिकार मुझे मिला है उसको किसी तरह से संभाल के रखने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है जब आप अल्पसंख्या में हो। और फिर उसने फरमान भी ऐसे जारी किए थे जो डच रिकॉर्ड्स भी बताते हैं कि गौ हत्या और जो बैल वगैरह की बलि देना, उसने उसको बंद कर दिया था पूरे मैसूर में। और बहुत सारे अनुदाय जो देते थे मंदिरों को, वो भी उसने कंटिन्यू किया था। और जो क्रिश्चियंस थे मैंगलोर और जो दक्षिण कन्नड़ा, जो कोस्टल तटवर्ती इलाके हैं कर्नाटक के, वहाँ जो पोर्चुगीज़ बिशप्स और क्रिश्चियंस, उनके साथ भी काफ़ी उसका अच्छा एक संपर्क रहा। और ऑलमोस्ट उनके जीवन के अंत के समय तक एक जर्मन मिशनरी आते हैं श्वार्ट्ज नाम के, जो अंग्रेज़ों के मैसेंजर के तौर पे श्रीरंगपटना आते हैं। और उनका एक विस्तृत एक मेमोयर है कि क्या क्या हुआ श्रीरंगपटना में, हैदर कैसे उनसे मिला। तो उन्होंने भी वही बखान किया है कि उसके राज्य में कौन क्या धर्म फॉलो करता है उसको लेके इसके मन में कुछ है ही नहीं। उन्होंने खुद जो रविवार का संडे मास है वो भी श्रीरंगपटना में ऑर्गेनाइज करते हैं और किसी ने कुछ नहीं बोला था। और उसके शासन में कई सारे हिंदू, खासकर ब्राह्मण जो थे, वो इनर सर्कल में थे, काफी ब्यूरोक्रेसी में थे, बड़ी ब्यूरोक्रेसी में बहुत पावरफुल थे। अधिकारी जो थे, अंचे शामैया, कृष्ण राव, पूर्णैया, ऐसे बहुत सारे जो मराठी और कन्नड़ ब्राह्मण थे, वो उनको बड़े ओहदे पे रखता था क्योंकि उनको पता था कि वो सारे बुद्धिमान लोग हैं। उनकी सलाह मशवरे के साथ ही राज्य को अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। शंकराचार्य के साथ भी, हाँ, श्रृंगेरी के जो शंकराचार्य हैं, जगत गुरु, उनके साथ भी दोनों, हैदर और टीपू के, हैदर के ज़्यादा, बहुत सारे पत्र व्यवहार हैं जिसको भी मैंने उद्धृत किया है कि किस तरह वो उनके लिए कुछ अनुदान हो या फिर कुछ और गिफ्ट्स भेजना हो या एक अच्छा एक संबंध रखा जाए। श्रृंगेरी मठ के संबंध सबसे ही अच्छे हैं लेकिन उस दौर में मराठों के साथ, मैसूर के साथ अंग्रेज भी कुछ नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो क्या है ये जो श्रृंगेरी मठ को ऐसा बनाए हुए है? या तो वो आदर सम्मान की, ये तो साधु संत हैं, इनसे हमें क्या लेना देना, या फिर वाकई हिंदुओं पर ऐसा कुछ प्रभाव भी था श्रृंगेरी मठ का उस रीजन में? उस रीजन में आज भी है जो आज तो है ही। पूरे जो 4 मुख्य मठ जो आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया, पूरे दक्षिण भारत के लिए श्रृंगेरी एक केंद्र था। जैसे पूरी पूर्व में बद्रीनाथ उत्तर में और द्वारका पश्चिम में था। श्रृंगेरी की महत्व उसी वजह से थी। और सारे पूरे एक स्मार्थ समुदाय जो है दक्षिण भारत का, वो श्रृंगेरी के आचार्य को ही अपना गुरु मानते हैं। तो उनके साथ अच्छे व्यवहार रखना एक तरह से राजनीतिक तौर पे भी एक अच्छा एक संदेश है कि आज जैसे होता है तुष्टीकरण, कि आपको किसी समुदाय का वोट चाहिए तो उसके जो पुजारी हैं या शाही इमाम हैं, इनको आप मिल लो, उनको अच्छे संबंध बनाए रखो, तो उन पूरे समुदाय का वोट आपको मिल जाए। और हैदर अली की प्रॉब्लम्स जो मैं देख रहा हूँ, जो आप अपनी किताब में भी लिख रहे हैं, वो ये भी हैं कि अंदर
महल से भी उसको बीच बीच में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। वहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी होने लगती है, तो उसे लौट कर उसे भी ठीक करना है। फिर उसे लड़ाई के मोर्चे पर भी रहना है। फिर उसे ये भी ध्यान रखना है कि वो एक मुस्लिम है, हिंदू बहुल प्रजा पर शासन कर रहा है वो। बिल्कुल। और ये भी ध्यान रखना है कि वो किसी राजवंश से नहीं आता, बल्कि वो एक आउटसाइडर है। बिल्कुल। इसका भी ख्याल रखना है। उसके जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स मैं देखता हूँ, और वो हारता भी है, लेकिन कहीं भी ये नहीं दिखता है कि वो निराश है, कोई बहुत बड़ी गलती करता है। हमेशा हाई स्पिरिट में। बिल्कुल। वो बहुत ही अय्याश, मज़ेदार, बिंदास किस्म का एक आदमी शायद था। हाँ। और एक कट्टर मुसलमान की तरह वो शराब से दूर भी नहीं है, हमेशा पिया हुआ रहता था। बहुत सारे आपकी किताब के हिसाब से अगर मैं उसका रूटीन देखूं तो बड़ा मेहनती है। एकदम अच्छा एम्प्लॉय टाइप है वो, कि 12, 12:30, 1 बजे मतलब आपने लिखा मिडनाइट के थोड़ी देर बाद सोने चला जाता है, सुबह 6 बजे उठ जाता है। बिल्कुल। और फिर जो उसका रूटीन है वो देखकर तो ऐसा लगता है कि इतना मेहनती राजा है। और अय्याश भी काफ़ी था। रिपोर्ट्स के अनुसार ऑलमोस्ट पूरे मैसूर राज्य में 4000 से ज़्यादा उसके जो मिस्ट्रेसेस थीं अलग अलग जो जगहों में। उसके भी बहुत रोचक किस्से हैं कि अगर किसी दिन उसको किसी औरत के साथ संभोग करने की इच्छा हो जाए तो सारे जो कॉन्क्यूबाइंस हैं उनको एक कतार में खड़ा करके अपने जो नोज रिंग है, नथ है, उसको हाथ में रख के खड़ा होना है। ये लाइन में जाएगा, जिसके ऊपर उसका मन आएगा उसका नथ ले लेगा, तो उसको उसके बेडरूम में जाने का एक आदेश था। इसके बावजूद वो अपनी पत्नी से बहुत भयभीत था। जो उसकी पत्नी थी वो काफी स्ट्रॉन्ग, टीपू की माँ, फखरुन्निसा, जिससे टीपू भी डरता था वैसे। सब डरते थे। तो वो एक रोचक किस्सा भी है कि वो उसकी जबान जो थी बहुत कड़वी थी, बहुत उसको डांट पड़ता था हैदर को। तो डरते डरते उसके कक्ष में जाता था, बहुत डांट फटकार सुनने के बाद जल्दी से वहाँ से भाग आता था और अपने सारे जो पुरुष मित्र हैं उनके साथ बैठ के ड्रिंक ऑल द सॉरोज ड्राउन्ड इन ड्रिंक। उसके बाद बोलता था कि अंग्रेज़ों का तलवार सहना आसान है मेरी पत्नी का ज़बान से ज़्यादा। तो और ये फखरुन्निसा ये भी तय करती कि टीपू किससे शादी करेगा। हैदर का कुछ और चॉइस था अपनी बहू बनाने के लिए, पर इसने उसको भी नज़रअंदाज करके किसी और को सेलेक्ट किया। हालांकि बाद में टीपू ने दोनों से शादी कर ली। तो वो अलग चीज़ है। और इसके एक और किस्सा है कि जो मेगलोमेनिया है कि ये जो मुजरा होता था दरबार में, उसमें भी सारे जो लोग हैं, इसके जो दरबारी, इसके मित्र भी हैं, उनको सब जो नर्तकी है उसकी सुंदरता निखारने की छूट नहीं थी। और नर्तकी को तारीफ नहीं कर सकते थे, तारीफ नहीं कर सकते, उसको देख भी नहीं सकते थे। और ये बाकी जो वहीं बैठे हैं, हाँ सब वहीं बैठे हैं, सबको इसी को देखते रहना है। इसके जो हैंडसम चेहरा है इसी की प्रशंसा करती रहने हैं। और एक पोर्चुगीज़, एक पिक्सोटो नाम का एक आदमी, वो एक किस्सा बताता है कि एक बार एक बेचारी नर्तकी ने किसी सभा में जो बैठा था उसको इशारे इशारे में एक स्माइल सा दे दिया। तो उसका जो हशर हुआ उसके बाद शी वॉज किल्ड इमीडिएटली। उसको गला दबा के उसको मार दिया गया और जिसकी तरफ उसने देखा ही वॉज स्किन्ड अलाइव। तो ये खाल उतार ली गई उसकी। बिल्कुल इस तरह का बर्बरता, ये एक अलग ही किस्म का, वही वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है बार बार अलग अलग किस्सों में वही प्रदर्शित होता है। हाँ, उसमें मैं पढ़ रहा था कि बहुत चुटकुले करने का शौकीन भी था, लेकिन बहुत गुस्सैल भी था। इनफैक्ट एक गाली भी लिखी है आपने। वो बहुत प्यार आता था तो भी देता था, बहुत गुस्सा आता था तो भी वो गाली देता था। गाली जो है वो 263 पेज नंबर पर है। हम ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड यहाँ यूज नहीं करेंगे। हाँ, मैं नहीं दूंगा। तो लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से आपने पूरी ये किताब लिखी है। सच में देखने में मोटी लगती है, थोड़ी घबराहट होती है। जब पढ़ना शुरू करते हैं बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी कहानियों जैसा एक संग्रह है। हैदर अली को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये भी मुझे दिखाई देता है कि एक साधारण बाप की तरह वो टीपू से असंतुष्ट ही है। जैसे हम सबको अपने पिता के साथ जिस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक वेरी स्ट्रिक्ट फादर। मुझे लगता है, जितना मुझे याद आ रहा है, कि उस सीरियल में
दोनों के बीच बहुत हाँ। गाढ़ा रिश्ता दिखाया है। हाँ लेकिन इस किताब को पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि टीपू बहुत मन्नतों से पैदा हाँ। हुआ था। एक सूफी संत थे टीपू मस्तान औलिया। जी, उन्हीं के नाम पर टीपू सुल्तान का नाम पड़ा है, और सुल्तान शुरू से ही उसके नाम के पीछे सुल्तान लग गया। हाँ मगर कोई इतना अच्छा भी रिश्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक बचपन से ही इन दोनों का 36 का आंकड़ा ही रहा, क्योंकि बचपन में, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे हैदर, तो उन्होंने एक अच्छे से एक मौलवी के सुपुर्द कर दिए थे दोनों, टिप्पू और उसके छोटे भाई करीम को। और उनको पता नहीं था कि क्या पढ़ाई हो रही है, क्योंकि वो खुद तो अनपढ़ थे और युद्ध में व्यस्त ही रहते थे। तो एक बार एक परीक्षा जैसा मॉक एग्जाम उन्होंने रखा कि बताओ भाई क्या सीखा है तुमने। और जो टिप्पू ने बताया उसको देख के वो दंग रह गए, और वो बहुत गुस्सा हुए दोनों, शिष्य पे और शिक्षक पे, कि ये क्या भूसा भर लिया है तुमने, दूसरे धर्मों के प्रति जो नफरत है, जो बिगेट्री है, वो कूट कूट के भर लिया है मेरे बेटे के दिमाग में। ऐसा अगर वो बड़ा होगा तो अच्छा एक मौलवी तो बनेगा, एक शासक नहीं बन पाएगा, और अपने सारी प्रजा को साथ लेके चलने की हैसियत उसकी होगी नहीं। तो तुरंत उस मौलवी को निकाल दिया गया और किसी और को शस्त्र विद्या, ये सब आर्मी ट्रेनिंग, वो सब उसको दिलाया गया। तो तब से आई थिंक उनके मन में वही था कि मेरा बेटा जो है बहुत बुद्धिमान तो है नहीं। और बार बार कई बार वो जिक्र भी आता है अपने जो खास मित्र हैं उन सब से, वो वही बोलता रहता है कि मैंने इतनी मुश्किल से, इतनी कठिन दौर से गुजर के मैंने अपना राज्य बनाया, हथियाया किसी से, ये सारी चीज़ मेरा ये जो नालायक बेटा है वो गंवा देगा, क्योंकि उसको, उसके मन में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो या दूरदर्शिता हो या सबको साथ लेके चलने की क्षमता तो है ही नहीं। और कई बार उसकी कंपैरिजन हमेशा होती थी, शर्मा जी के बेटे को देखो उसने IAS पास कर लिया है। तो कई सारे ऐसे लोग जो मोहम्मद अली, कुछ और 2-3 हैं जो शेख अयाज, वो उनको अपना जो कन्वर्टेड है और मुंह बोला बेटा है, मुंह बोला बेटा। तो ऑलवेज कंपैरिजन होता था कि शेख अयाज को देखो वो कितना अच्छा है, तू तो नालायक है। तो टिप्पू जब शासन में आता है, पहली चीज़ यही करता है कि उन सारे लोगों को मार डालता है जिन से इसकी तुलना हमेशा की जाती थी कि वो तुमसे बेटर है। तो एक और टीपू का बदला अलग तरह का है। जैसे जब मैं किताब पढ़ा तो देखा कि हैदर अली, जिसका आप नाम ले रहे थे, कि उसने हैदर अली को ऐसे बंद करवाया नगाड़े में और सिर पर हमेशा वो बजता रहता था। तो 32 साल बाद हैदर अली बदला लेता है। बिल्कुल। और टीपू का बदला ही है। बिल्कुल। तो एक किस्सा ये भी होता है कि मराठों के साथ एक बहुत ही भयानक एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ चिनकुरली, जो मेलकोटे के पास होता है। उसमें एक ऐसा किस्सा होता है कि टिप्पू कुछ तो गलती कर देता है, इससे हैदर इतने नाराज होते हैं कि वहाँ जो एक बेंत है उसको लेके सबके सामने इसके पिछवाड़े पे बहुत सारे लात पड़ते हैं इसको। और ये तब एक 21-22 साल का नौजवान था, तो सबके सामने एक राजकुमार होने के बावजूद अगर आपको अपने पिता से इस तरह के बर्ताव मिले तो ये बहुत गुस्सा हो जाता है, एंग्री यंग मैन। तो अपना जो टर्बन है वो सब निकाल के फेंक देता है और टू हेल विथ यू एंड योर बैटल, मैं आपके साथ युद्ध नहीं करूँगा। तो उसके बाद शायद टिप्पू के मरने के बाद उसके कमरे से ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे, एक अग्रीमेंट उनको मिलता है जिसमें कुछ 8 क्लॉजेज होते हैं, जो टिप्पू ने एक एग्रीमेंट किया अपने पिता के साथ, शायद इस किस्से के बाद, झगड़े के बाद, कि मैं कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलूँगा, अगर मैं झूठ बोला तो मुझे 100 कोड़े पड़ेंगे, मैं कभी सरकार के खिलाफ बगावत नहीं करूँगा। मतलब वो कभी करने की कोशिश शायद की होगी, इसीलिए वो एक क्लॉज लिखा गया कि मैं अगर ऐसा करूँ तो मुझे ज़िंदा आप गाड़ दो, कुछ और करो तो ये। तो ऐसे 8 जो क्राइम्स हैं उन सब को लिख के इसने ये पूरा, इसके लिए क्या पनिशमेंट दिया जाए वो भी खुद वो सजेस्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने होशो हवास में लिखी हैं करके उसका सिग्नेचर भी वहाँ मिलता है। मतलब आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट वाज द इमेज ऑफ द सन, पिता के मन में, कि वो ही डिडंट थिंक टू हाईली ऑफ हिम, या उनके जो स्ट्रैटेजी है, दूरदर्शिता है। और अगर यू लुक बैक इतिहास में अगर आप देखें तो हैदर अली शायद सच ही, उनकी जो शंकाएं थी वो सच ही थी। फिर हैदर अली ने जीते जी उत्तराधिकारी किसी को चुन क्यों नहीं लिया टीपू के अलावा? हाँ, नहीं, उनको पता भी नहीं था कि समय नहीं मिला। हाँ, समय नहीं मिला, और पता भी नहीं था कि इतने जल्दी मर जाएंगे। और उनका यही 62-63 की उम्र थी जब मौत हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और बैक
कैंसर उनको हो जाता है और बहुत जल्दी वो बढ़ने के पीठ पर एक फोड़ा हुआ। हाँ, उसके वजह से, और वो एक्चुअली इन द वॉर कैंप वो उनका देहांत हो जाता है। तो उसी समय भी वो ये था कि पूरे राज्य को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा टीपू को दिया जाए, दूसरा उनके जो छोटे बेटे हैं करीम, करीम। और तीसरा जो मैंगलोर साइड है, जो कोस्टल तटवर्ती कर्नाटक है, उसको शेख अयाज, जो एक्चुअली एक कन्वर्टेड चेला ब्रिगेड जो उनका रहता था। हाँ, इसके बाद आऊंगा चेला ब्रिगेड हाँ पर। हाँ, तो ये शेख अयाज को वो हिस्सा दे देना चाहिए। पर टिप्पू किसी तरह मैनेज करके, करीम वो मेंटली भी थोड़ा वीक सा आदमी था, तो उसको किसी तरह दबा दिया। कोशिश तो हुई थी, कोशिश तो हुई थी एक बगावत हैदर की। अली की मौत के बाद, बिल्कुल लेकिन कि 2-4 दिन तक चली नहीं। कामयाब नहीं हो पाए। हाँ, और राज परिवार ने, वाडियार राज परिवार ने इन सब चीज़ों को किसी तरह, अब शत्रु का शत्रु आपका दोस्त होता है, तो किसी तरह इन सब को बगावत के लिए उकसाया भी। पर टिप्पू के जो ग्रह नक्षत्र उस समय अच्छे थे, तो बच गया और वही विजयी आता है। इनफैक्ट टीपू के पास ऐसे लोग भी थे जो हैदर अली की मौत को उस वक्त तक छिपाए रहे जब तक बिल्कुल। टीपू लौट नहीं आया। बिल्कुल लेकिन उन्हीं लोगों को बाद में प्रताड़ित होना पड़ा बिल्कुल और ये ऑफर मिला कि मुसलमान हो जाओ आप लोग। बिल्कुल। उसमें सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में थे पूर्णैया, जो एक दीवान ब्राह्मण दीवान थे और हैदर के बहुत खास कॉन्फिडेंट थे। उसमें सीरियल में भी पूर्णैया का काफ़ी, अनंत महादेवन साहब ने शायद पूर्णैया का किरदार निभाया था उसमें। तो वो पोर्ट्रेयल सही ही था कि वो हैदर के बहुत आश्वस्त, एक नज़दीकी, एक विश्वस्त लोग में थे। हम्म। तो उसके बाद आप, जैसा आपने कहा कि इनकी मौत जो है वॉर कैंप में होता है, और उस समय टिपू सुदूर केरल में एक जो नायर रिबेलियन है उसको दबाने में वो लगे हुए थे। तो उस समय में अगर हैदर के मौत की जो खबर है शत्रु खेमे में अगर चले जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता। इसीलिए पूर्णैया ने ऐसा एक नाटक रचा कि बड़े बड़े संदूकों में गिफ्ट्स आ रहे हैं और नगाड़े बाजे गाजे सब बज रहे हैं। सबको लग रहा है कि जो बाकी देश के बाकी प्रदेश हैं वहाँ के राजा हैदर को जल्दी स्वस्थ होने के लिए कुछ गिफ्ट्स भेज रहे हैं। तो ऐसे एक बड़े संदूक में इनका लाश भी वहाँ से श्रीरंगपटना ले जाया जाता है। किसी को कानो खान खबर भी नहीं होती। तो बहुत ही स्मूथ तरीके से जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है वो पूर्णैया और कृष्ण राव और अंचे शामैया, इन लोग जो सारे ब्राह्मण थे, हिंदू थे, उन्होंने ये पूरा एक ट्रांजिशन ऑफ पावर उन्होंने मैनेज किया। पर बाद में यही हो जाता है कि वही पूर्णैया की जो भांजी है वो भी टीपू सुल्तान के हरम में पाई जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो कावेरी नदी में स्नान करने के लिए जा रही होती है तो टीपू के कुछ सैनिकों ने उसका बलात्कार किया, और जब वो राज्य के दीवान होने के बावजूद जब वो खुद अपनी भांजी की रक्षा नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली जाके सुल्तान को बोलते हैं कि इनको दंड दो। तो वो बोलता है कि एक दही का मटका अगर नीचे गिर गया हो और कुत्ते आके उस पर मुंह लगा लिया है तो दही तो हम खा नहीं सकते, इसलिए मैं उसको अपने हरम में उसको जगह दे दूंगा। और भरी दरबार में आपने जैसे कहा कि एक बार वो खुद बोलता है बातों बातों में, अरे तू इतना इंटेलिजेंट आदमी है, तू क्यों ना हमारे धर्म को ज्वाइन कर लो। तो पूर्णैया बहुत ही एक स्मार्ट आदमी है, हाँ जी हुजूर करके जल्दी से निकल जाता है। उस समय बोला जाता है कि उनकी जो माँ है, टीपू की माँ, जो पर्दे के पीछे पूरा देखती रहती थी कि दरबार ये कैसे चला रहा है, तो वो पर्दे के सामने आके सबके सामने इसको गाली देती है कि तुम्हारे पिताजी ने ऐसा कभी नहीं किया था, अगर तुम ऐसा करोगे तो सबका साथ सबका विश्वास नहीं होगा तुम्हारे लिए, तुम राज्य से हाथ धो बैठोगे। तो उसके बावजूद, तो इसीलिए जब आखिरी मैसूर युद्ध हुआ, पूर्णैया एक राजद्रोही की उपाधि भी उसको मिलती है कि उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। पर बाद में जब टिपू की मौत होती है, वो टिपू के बेटे को दूसरा शासक बनने के पक्षधर होते हैं, जो ब्रिटिश नकार देते हैं और वाडियार परिवार को ले आते हैं, और फिर पूर्णैया ही उनका भी दीवान बनता है। हाँ एग्जैक्टली 40 साल बाद गद्दी फिर वाडियार को मिलती है, पूर्णैया एक बार फिर से राजा को। देखिए ब्यूरोक्रेसी आज जैसे है, जो भी कांग्रेस आए, बीजेपी आए, हम आईएएस में हम ही बैठे रहेंगे और उनके साथ छेड़छाड़ मत करो। बिल्कुल चेला बटालियन। हाँ, आप कह रहे हैं कि हैदर अली का कोई खास लेना देना नहीं था दूसरों के मजहब के साथ, दूसरों के धर्म के साथ, लेकिन मैं आप ही की किताब में पढ़ रहा हूँ
पासिंग ऑन द मेंटल नाम का एक अध्याय है जिसमें जिक्र है कि अंग्रेज कैदियों का जबरदस्ती खतना तक हुआ है। ये तो हैदर अली के टाइम पे हुआ है हाँ। और चेला बटालियन में इन्हें शामिल, ये क्या कहानी है? हाँ, ये जो किसी दूसरे राज्य पे जब आक्रमण करते हैं तब वहाँ के लोगों को या अंग्रेज जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको कन्वर्ट करने की प्रथा तो थी, हैदर का भी था। मैं कभी उनको क्लीन चिट में दूंगा ही नहीं कि वो क्रूर नहीं थे। इनफैक्ट मलबार में और कूर्ग में जब वो कैंपेन्स चलाते हैं, हर एक नायर या कोडवा जो कूर्ग के लोग हैं, एक एक सर के लिए 5 रुपये इनाम। आप एक सर लेके आओ उनके कदमों पे रखने के लिए, आपको 5 रुपये बख्शिश मिलेगा, तोहफा मिलेगा उसके लिए। और हर एक जो युवती को अगर आप ले आएँ उसके लिए 3 रुपये इनाम। तो इस तरह का इनाम का बंटवारा वो खुद बैठ के काउंट कर करके पैसे देता था। तो ये कोई कम क्रूरी तो था नहीं। और उन लोगों की जो लॉयल्टी लेने के लिए उनका धर्मांतरण करना वो समझता था कि इम्पॉर्टेंट है। जो एक सारे जो प्रिजनर्स थे, जो बंदी थे अलग अलग जगहों से जहाँ ये आक्रमण करता था, तो उनको धर्मांतरित करके उनका एक सेपरेट एक सेना का की टुकड़ी बनाई जाती थी जिसको चेला ब्रिगेड, वो चेला हो गया हमारा। और उसके जो कान में एक छोटा सा एक बाली ऐसे रिंग लगा के वो एक चिन्ह था कि आप धर्मांतरित हैं और आप हमारे सुपुर्द हैं अब तक। तो ऐसा ही एक आदमी शेख अयाज था जो जिससे वो इतना प्यार करता था कि वो अपना उत्तराधिकारी 1/3 राज्य का उत्तराधिकारी तक उसको बनाने के लिए सोच रहा था। हैदर अली का तो वाकई समझ में नहीं आता। कुरान की झूठी कसम भी खाई थी एक बार। हैदर अली इतना बड़ा छलिया भी थे। नहीं, वो उस समय पे शायद नितिन जी बहुत सारे और लोग, एक चंदा साहब नाम का एक जो आरकॉट चंदा साहब जो आरकॉट के जो गद्दी के लिए जो कर रहा था, वो मदुरै की जो नायक रानी थी मीनाक्षी, तो उनके साथ एक संधि की थी और उनको बोला था कि कुरान शरीफ पे हाथ रख के मैं कसम खाता हूँ। बाद में वो रानी को पता चलता है कि वो ईंट का एक टुकड़ा था जिस पे एक चादर बिछा के उसको कुरान बोला। हैदर अली के मामले में भी कवर तो था, नीचे किताब नहीं थी, नीचे एक ईंट का पत्थर था। तो ऐसा शायद, तो वही वो जमाना ही अलग था। आई थिंक वो नथिंग, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। नेता तब भी ऐसे थे, नेता अब भी ऐसे, अब भी ऐसे ही है। इसमें हिंदू मुसलमान की बात भी नहीं है। नेवी बनाने की कोशिश की थी जी, उसमें नाकामयाबी हाथ लगी जी, पर एटलीस्ट कोशिश तो की। हाँ, हैदर अली ने। और मैसूर वाडियार ने कभी नहीं की। नहीं, क्योंकि वो तटवर्ती इलाके मैसूर कभी जीते भी नहीं। हाँ, जीते ही नहीं थे। जो इसीलिए बार बार हैदर और टीपू दोनों जो मैंगलोर और जो कोस्टल इलाके हैं, जो बालम और ये सारी चीज़ें जो कोस्टल साइड पे आता है, साउथ कनाडा, नॉर्थ कनाडा और केरल में उस समय बहुत सारे जो फैक्ट्रीज थे डच के या फ्रेंच के, अंग्रेज़ों के, उन सब पे भी एक कट्टर ये करने के लिए, आई मीन टू गिव एन अपोजिशन टू देम, तो वो सारे जो क्षेत्र थे उन पे आक्रमण करते रहते थे। तो नौसेना बनाने की शुरुआत तो उन्होंने की पर नाकाम रहे। पर शायद मराठों के बाद अगर किसी ने, एटलीस्ट मराठे तो उनका बड़ी सी एक नौसेना थी, कान्होजी आंग्रे वगैरह जो सरखेल थे नेवल एडमिरल, उस हद तक मैसूर ने कभी नहीं बनाया। और एक और चीज़, एक नौसेना और तटवर्ती इलाकों पे कब्जा ये महत्वपूर्ण इसलिए भी था ताकि ट्रेड रूट्स जो थे, मैसूर के जो प्रोडक्ट्स थे जैसे पेपर हो गया या सैंडलवुड और आइवरी, मोतियाँ, ये सारी चीज़ें, मैसूर सिल्क, इन सारी चीज़ों को समुद्र के रास्ते से मिडल ईस्ट, स्पेशली ओमान, मस्कट और फ्रांस तक जो टीपू सुल्तान ने जो राजदूत भेजे, ये सिर्फ राजनीतिक बातचीत और युद्ध में संधियों के लिए ही सीमित न रह के ये व्यापार में संधियाँ ये करने के लिए भी उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। और मैसूर के जो प्रोडक्ट्स थे उनको एक अंतर्राष्ट्रीय एक मार्केट मिले उनको, इसकी भी कोशिश उन्होंने। इसीलिए मैसूर की इकोनॉमी उस वक्त बहुत ज़बरदस्त थी पूरे हिंदुस्तान में। बिल्कुल। और जो खूबसूरती आज हम देखते हैं उस राज्य की और ख़ासकर मैसूर की, वो मतलब बहुत पुरानी है, वो कोई नई बात नहीं है। मैं उसको टीपू सुल्तान को उसका श्रेय नहीं देता, पर क्योंकि उसके बाद स्पेशली जो लेटर वाडियार्स आते हैं ऑलमोस्ट 1880 से लेके 1947, जिसमें चामराज वाडियार, 10वें चामराज वाडियार, फिर नालवड़ी कृष्णराज वाडियार, जो जिनको गांधी ने खुद राज ऋषि
की उपाधि दी थी। और उन्होंने, गांधी ने खुद बोला था कि मैसूर जैसे एक उन्नत दर्जे के राज्य को स्वतंत्रता की ज़रूरत भी क्या है। यहाँ लोग बोलते हैं कि एक देवता आके हम पे शासन कर रहा ऐसे ही है। बहुत खुश हैं। हाँ, ऐसे ही खुश हैं तो स्वतंत्रता की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों ने जो वही जो आधुनिक कर्नाटका की जो नींव है वो लेटर वाडियार्स ने रखी थी। टीपू सुल्तान के वक्त पे एक तो देखिए उनको रेवेन्यू की भी बहुत सख्त ज़रूरत थी अपनी सेना बनाने के लिए। और फिर जो युद्ध वो हारते रहते हैं, जो पहले 2 मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर्स जो होते हैं वो हैदर के नेतृत्व में होते हैं, जो वो उनको भारी भरकम जीत वहाँ पे मिलती है। पर तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान अपनी आधा राज्य खो देते हैं अंग्रेज़ों को। और ऑलमोस्ट क्या 3.5 करोड़ दंड भी देना पड़ता है, इंडेमनिटी ऑफ वॉर। और वो पैसा देने जबकि के लिए सत्ता में आए थे तो 7 करोड़ था उनके पास कैश। बिल्कुल बिल्कुल आधा दे दिया आधा आपने आधा करीब उनको करीब। दे देना है। तो वो वॉर इंडेमनिटी देने के लिए अपने 2 बच्चों को भी, बेटों को भी, अब्दुल खालिक और महीजुद्दीन, उनको गिरवी रखना पड़ता है एज हॉस्टेजेस। तो ऐसे में जिस तरह से उनको रेवेन्यू इंक्रीज किया जा सके, इसीलिए जो किसानों के लिए भी ये जो कदम उठाते हैं बाद में, ताकि कल्टिवेबल लैंड जिसमें क्रॉप्स बढ़ रहे हैं तो वो उसको बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाएं, या फिर जो व्यापार बढ़ाया जाए, किस तरह से राज्य का जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाया जाए और इंटरनेशनल मार्केट्स में बिजनेस हो, या फिर जो मंदिरों को दिए गए अनुदान उन सबको वापस ले लो, ताकि जो कोष है राजकोष उसको तो किसी भरा तरह से रहे। हाँ भरा रहे, और उसमें आधा दंड में देना है सही। अंग्रेजों को। टीपू सुल्तान पर ढंग से आऊंगा। एक आखिरी सवाल हैदर पर कर लेता हूँ। वैसे कुछ कुछ बातें टीपू की खूबी रही हैं इसमें। अंग्रेजों से कभी क्यों नहीं बनी हैदर अली की, और फ्रांसीसियों से कैसे दोस्ती हो गई? तो ये पहले जो 1749 में जिन्हें कहा देवनहल्ली की लड़ाई, तो उसमें न केवल भारतीय प्लेयर्स थे, पर अंग्रेज़ और फ्रेंच दोनों भी इसमें शामिल थे। और उस दौरान ऑलमोस्ट 20-25 साल तक जो कर्नाटक युद्ध हुए, कर्नाटिक वॉर्स, जो वॉर्स ऑफ सक्सेशन हैदराबाद में और आरकॉट में हुए, चंदा साहब जिसका मैंने जिक्र किया, उसके और मोहम्मद अली के बीच में जो आरकॉट की गद्दी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। उसी तरह नासिर जंग और मुजफ्फर जंग वहाँ हैदराबाद के तख्त के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो एक के विरुद्ध दूसरे में ये अंग्रेज एक तरफ, फ्रेंच एक तरफ, उसी तरह मैसूर एक तरफ, मराठे एक तरफ, इस तरह से एक सिचुएशन चेस बोर्ड में जैसे बनता है वो बन गया था भारत के राजनीतिक नक्शे में। तो बाय चांस मैसूर और फ्रेंच जो थे हमेशा बहुत साथ साथ चलते रहते थे। तो उस दौरान हैदर को जो यूरोपियन मिलिट्री ट्रेनिंग थी और किस तरह से वो आर्टिलरी यूज़ करते हैं, वेपन्स यूज़ करते हैं, उनकी सेना का जो कंपोजिशन है वो कैसा होता है, उससे काफ़ी प्रभावित थे। तो वो सर्वाधिकारी बनने से पहले भी जब वो दिंडीगल में एक फौजदार रहे, तब से ही वो इन सब के ट्रेनिंग लेते थे। कुछ फ्रेंच सोल्जर्स को अपनी तरफ लेके हमारे सेनानियों को थोड़ा प्रशिक्षण दो कि कैसे हम संगठित हो सके। तो मैसूर और फ्रेंच का इसी तरह एक संधि तब से बन गई थी। और ऐसा नहीं है कि हैदर ने कभी अंग्रेज़ों से संधि नहीं की। कई ऐसे भी उदाहरण आते हैं कि उन्होंने संधि की। पहले मैसूर युद्ध में जिस तरह से हैदर ने अंग्रेज़ों को पछाड़ा था, वो मद्रास जो उनका गढ़ था वहाँ के द्वार तक पहुँच के उनको बहुत ही दयनीय स्थिति में वहाँ छोड़ के आए। इनफैक्ट कुछ कार्टून्स भी उन्होंने बनाए जहाँ मद्रास का गवर्नर अपना नाक रगड़ते हुए उनके पैरों तले वो बैठा हुआ है। और इसकी जो इसका समाचार लंदन तक जाता है और वहाँ के ब्रिटेन के संसद में इसकी चर्चा होती है। वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत नाराज़ हैं कि ये कौन है मैसूर का ये सेनानी जो हमें इतनी बुरी तरह से हमें हरा रहा है। और स्टॉक प्राइजेस जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो भी गिरने लगते हैं। तो इस तरह से उनको डिफीट करने के बाद वो दोनों संधि भी करते हैं। और बार बार हैदर वही बोलता है कि मुझे अंग्रेज़ों से कोई नफ़रत नहीं है, हम साथ रह सकते हैं। कुछ जो तटवर्ती जो पोर्ट्स हैं मैंगलोर और होन्नावर, मैं वो उनको देने को राज़ी भी हूँ। पर अगर हम पे कोई आक्रमण करे तो इनको हमारा साथ देना पड़ेगा। तो उसके तुरंत बाद कुछ साल बाद पेशवा माधवराव जो है मैसूर पे आक्रमण करता है।
तब हैदर को लगता है क्योंकि हमने संधि की है, अंग्रेज साथ दो। साथ देंगे हमारा, तो वो तो साथ नहीं देते। वो बोलते हैं कि हमने तो बस सर साइन कर लिया ट्रीटी, पर एक्चुअली जो राजा हैं हमारे इंग्लैंड में, वो उन्हीं को इस पे मोहर लगानी है। मतलब झूठी कसमों को एक ही आदमी थोड़ी खा सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए बार बार उसको वही लगता है कि अंग्रेजों के मुकाबले फ्रेंच जो है they are more ज्यादा trustworthy, ईमानदार हैं। हैं थोड़े हद तक। वो भी कम ही थे। दूसरे मैसूर युद्ध में उसको हमेशा वही ये रहती है, खुन्नस रहती है कि फ्रेंच ने भी जो वादे किए उस पे पूरे नहीं किए। कभी खरे नहीं उतरे। एक नौसेना भी आनी थी मॉरिशस से, जो कभी आती ही नहीं है, अंत में आती है जब बहुत लेट हो गया होता है। जैसे हमारे पुलिस बॉलीवुड के सीरियल्स में अंत में आते हैं, हाथ कानून को अपने हाथ में मत लो। तो ऐसे एंड में जब कोई उसका यूज़ ही नहीं है, वैसे ही फ्रेंच भी इसमें हिस्सा लेते हैं। तो आई थिंक उनका यूरोपियन ताकतों पे ही बहुत कम विश्वास था, पर खासकर अंग्रेज़ों का, क्योंकि ये अपने बात पे कभी टिकते ही नहीं है। एक सवाल के बाद टीपू में, मतलब उसके जीवन में एंट्री करूंगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं टीपू से जुड़े। किताब भी टीपू सुल्तान, आपने नाम क्यों लिया वैसे किताब का टीपू सुल्तान? हैदर पे इतनी कुछ है इसमें कहानियां। 1/3 किताब जो है हैदर पे है। मैं एक्चुअली वही चाहता था कि दोनों का नाम किसी तरह आए, पर हैदर को शायद पूरे देश में लोग शायद जानते भी नहीं हो उतना। 90s किड जानते हैं। हैं 90s किड जानते हैं। इसीलिए मैंने सब टाइटल जो है इंटररेग्नम लिखा। उसमें जो अंतराल भी था 1760 टू 1799, जिसमें दोनों का ये आता है शासन। विजन है टीपू का जो ग्लोबल है, जो उसे इस तरफ बढ़ा रहा है कि मैं इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता हूँ, क्योंकि मैं रॉयल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस्लाम की पीठ पर सवार होकर कुछ बड़ा तो बन सकता हूँ। तब मंदिर के दरवाजे सारे बंद करवा के एक ही दरवाजे से हाथियों को भेजा गया, और हाथियों के तले सारे रौंद के छुड़वा दिया। हाँ, छुड़वा दिया, और सारे के सारे मर गए। जो भागना चाहते थे उनका कत्ल हुआ। मैंने पढ़ा कि टीपू खुद को सिटीजन कहलाना पसंद करते थे। ये बस फ्रेंच लोगों को इम्प्रेस करने का तरीका था, या फिर वाकई उनका कोई इस तरह का विजन आ गया था कि सिटीजन होना चाहिए? टीपू लिखते हैं कि कूर्ग में जब आप आक्रमण करोगे, जो जिंदा कैदी हैं, सिर्फ उनका नहीं, जो मृत कैदी हैं उनका भी धर्मांतरण आप करो। नॉर्थ इंडिया तक ये कहानी अच्छा पहुंचा दिया। पिल्जली की बात आप कर रहे थे। 1799 में जब श्री रंगपट्टन का दुर्ग गिरा, तो ऐसा मैं पढ़ रहा था कि एक अंगूठी भी हाथ लगी थी उनके, जिसमें राम लिखा था। टीपू सुल्तान पहनते थे वो अंगूठी। बिल्कुल नहीं, स्वतंत्रता सेनानी भी कैसे नितिन जी, जब आप ये लड़ाई लड़ने के लिए फ्रेंच की सहायता अगर आप ले रहे हैं, तो फ्रेंच कोई कम इंपीरियलिस्ट नहीं थे।